ये कहानी मेरी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरे साथ क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सेमरा खेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव है। गांव में अजीब सा सन्नाटा रहता है। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जैसे अंधेरा कोई जीवित चीज हो। मैं शहर से यहाँ एक सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आया था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जैसी बातों पर मेरा कभी भरोसा नहीं रहा। गांव के बाहर एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था, वहीं मुझे रुकना पड़ा। बिजली बार बार जा रही थी और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था। रात करीब 11:47 हुए होंगे, तभी बाहर से घुड़ियों जैसी हल्की आवाज आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद किसी ने साफ साफ मेरा नाम लिया। आवाज बिल्कुल पास से आई थी। मैं चौंक गया। गांव में कोई मुझे जानता नहीं था। मैं खिड़की के पास गया। बाहर पीपल का पुराना पेड़ था और उसके नीचे एक आदमी बैठा था। उसके बाल खुले थे, माथे पर काला टीका और गले में हड्डियों से बनी माला लटक रही थी। वो मेरी तरफ देखे बिना बोला कि मैं यहाँ रहने नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ गई। अगली सुबह मैंने गांव के एक बूढ़े से उस आदमी के बारे में पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो उस रात यहाँ आया था। उसका नाम नहीं लिया जाता। गांव वाले उसे मालिक कहते हैं। वो ज्यादा दिन अपना नहीं रहता। वो तांत्रिक मरे हुओं से बात करता है और जिंदा लोगों को धीरे धीरे मरा हुआ बना देता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो दशकों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो अंदर गया या तो पागल हुआ या फिर वापस नहीं लौटा। उसी दिन शाम को मेरे बैग में एक कागज मिला। उस पर लिखा था कि रात 12 बजे वहां आना है जहां सच्चाई बंद है। नीचे मेरे पिता का नाम लिखा था। मेरे पिता की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। रात ठीक 12 बजे मैं हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अगरबत्ती और सड़े खून की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और फर्श पर नींबू और राख बिखरी थी। बीच में जमीन पर एक गोला बना था जिसके अंदर लाल रंग से मेरा पूरा नाम लिखा था। तभी पीछे से वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मेरे माथे को छुआ और उसी पल मुझे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे वहां से भागने के लिए कह रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तांत्रिक ने कहा कि मेरे पिता ने जो गलती की थी अब उसका हिसाब मुझे देना होगा। उसने बताया कि मेरे पिता उसका सबसे बड़ा बलिदान थे और अब बारी मेरी है। हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से लाल रंग टपकने लगा और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। सामने लगे आईने में मैंने अपना चेहरा देखा। आईने में चेहरा मेरा नहीं था। आईने में दिखाई देने वाला चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही मेरे शरीर में अजीब सी कमजोरी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें मेरी नहीं रहीं। तांत्रिक का मंत्र अचानक रुक गया। हवेली में फैली सन्नाटा पहले से भी भारी हो गया था। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और बोला कि जो मैं देख रहा हूं वो शुरुआत है। उसने बताया कि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक सीमा है जहां जिंदा और मरे हुए एक दूसरे को छू सकते हैं। उसने कहा कि मेरे पिता इसी सीमा को तोड़ना चाहते थे। मुझे अचानक याद आया कि बचपन में मेरे पिता अक्सर रात को किसी से फुसफुसाकर बातें किया करते थे। तब मैं समझ नहीं पाया था। तांत्रिक ने बताया कि मेरे पिता शहर में रहते हुए भी इस गांव से जुड़े हुए थे। वो तंत्र विद्या सीख रहे थे, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ। उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी जो उनके बस की नहीं थी। तांत्रिक ने कहा कि उस रात मेरे पिता भागना चाहते थे, लेकिन भाग नहीं पाए। उन्होंने अपनी जान देकर उस शक्ति को यहीं बांध दिया ताकि वो बाहर न जा सके। लेकिन हर बंधन की एक कीमत होती है। वो कीमत अब मुझसे वसूली जानी थी। हवेली के फर्श पर बने गोले के अंदर खून अपने आप फैलने लगा। तांत्रिक ने कहा कि मेरे शरीर में वही क्षमता है जो मेरे पिता में थी, इसलिए मुझे यहाँ लाया गया। उसने बताया कि गांव में जितनी भी अजीब मौतें हुईं वो अधूरे तंत्र का असर थीं। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर से बोल रहा हो। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मैं जानता तक नहीं था।
तांत्रिक पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने कहा कि मेरे पिता पूरी तरह मरे नहीं हैं, उनका एक हिस्सा मेरे भीतर जिंदा है। तभी मुझे पिता की वही आवाज़ फिर सुनाई दी जो मुझे सावधान कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगर तांत्रिक सफल हुआ तो मैं सिर्फ शरीर बनकर रह जाऊंगा। हवेली की दीवारों पर बने चिन्ह जलने लगे। बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक ने कहा कि जो शक्ति बंधी हुई है वो जाग रही है और अब उसे रोकना आसान नहीं है। मेरे हाथ अपने आप गोले के बीच रखे नींबू को कुचलने लगे। खून की गंध तेज हो गई। तांत्रिक मंत्र पढ़ते पढ़ते चिल्लाया कि अगर ये प्रक्रिया पूरी हुई तो मैं कभी वापस इंसान नहीं बन पाऊंगा। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे अंदर दो चेतनाएं हैं, एक मैं खुद और दूसरी मेरे पिता की, लेकिन उनके पीछे किसी तीसरे की मौजूदगी भी थी जो अब तक चुप थी। हवेली की छत से धूल गिरने लगी। तांत्रिक ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला कि असली सवाल ये नहीं है कि मैं बचूंगा या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर मैं बच भी गया तो मेरे अंदर जो जाग चुका है वो किसका है। हवेली के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। तांत्रिक पीछे हटता गया। उसके पैर फर्श पर बने गोली की रेखा पार नहीं कर पा रहे थे। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें बार बार मेरे चेहरे और मेरे साए की तरफ जा रही थीं। मेरे अंदर उठती आवाज अब साफ होने लगी थी। वो आवाज मेरे पिता की थी, लेकिन पूरी तरह वही नहीं। उनके शब्दों के पीछे कोई और भी बोल रहा था। मुझे समझ आने लगा कि मेरे पिता ने जिस शक्ति को बांधने की कोशिश की थी वो पूरी तरह कभी बंधी ही नहीं थी। वो उनके साथ ही मर गई थी और अब मेरे अंदर फिर से जाग रही थी। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा कि उसने सिर्फ उस शक्ति की रखवाली की थी। असली बलिदान उसने नहीं चुना था। वो बस इंतजार कर रहा था कि सही शरीर मिले। मेरे पिता ने मरते वक्त जानबूझकर उस शक्ति को अपने बेटे से जोड़ दिया था ताकि कोई और उसका इस्तेमाल न कर सके। मुझे अचानक वो रात याद आई जब मेरे पिता की मौत हुई थी। हादसा नहीं था, उन्होंने खुद उस सीमा में कदम रखा था। उन्होंने जान लिया था कि अगर वो पूरी तरह मर गए तो शक्ति आज़ाद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अधूरा मरना चुना। मेरे शरीर में दर्द असहनीय हो गया। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह एक एक करके मिटने लगे। हवेली जैसे सांस ले रही थी। तांत्रिक चिल्लाने लगा कि अगर बंधन टूटा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ चुकी थी। मेरे अंदर की तीसरी मौजूदगी पहली बार हिली। हवा भारी हो गई। मुझे महसूस हुआ कि वो सत्ता अब मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुझे बदलना चाहती थी। तभी पिता की आवाज तेज हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब भी एक रास्ता है। उन्होंने बताया कि अगर मैं खुद को पूरी तरह उस सत्ता के हवाले कर दूं, तो वो हमेशा के लिए मेरे साथ बन जाएगी। वो बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मैं कभी सामान्य इंसान नहीं रह पाऊंगा। मैंने तांत्रिक की तरफ देखा। वो जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन पश्चाताप नहीं। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं पीछे हटा तो वो किसी और को चुनेगा। मैंने आंखें बंद की और अंदर उठती हर आवाज को स्वीकार कर लिया। हवेली में एक तेज झटका महसूस हुआ। गोले की रेखा पूरी तरह जलकर गायब हो गई। तांत्रिक की चीख हवेली की दीवारों में दबकर रह गई। उसके बाद सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोलीं तो हवेली वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। सब कुछ पुराना, शांत और खाली था। कोई चिन्ह नहीं, कोई गंध नहीं। तांत्रिक का शरीर भी नहीं था। मैं बाहर निकला। सूरज उग चुका था। गांव वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई मुझे नहीं पहचान रहा था, लेकिन जब मैं अपने साए को देखता हूं तो वो मेरे साथ नहीं चलता। वो मुझसे थोड़ा पीछे रुक जाता है।